हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। एक बार आपके सामने हम फिर से जुड़े हैं और आज ये जो वीडियो है वो क्लास 12th मैथमेटिक्स सेशन 2026-27 के लिए पहला वीडियो आज हम आपके साथ लेके आए। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के पहले चैप्टर की और वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहली बात, अगर आप टारगेट बैच 100 ऑफ 100 में शामिल होना चाहते हैं तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी आपके साथी हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करने का औचित्य इतना ही है हमारा कि ये जो पूरा बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। आपका जो ये बैच है क्लास 12th मैथमेटिक्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और कंप्लीट एनसीईआरटी अपन यहाँ पे करने वाले हैं विथ बेसिक्स के साथ। जितने भी बेसिक्स है उनको अपन पढ़ने वाले हैं और जितने भी एडिशन क्वेश्चन आपके बनेंगे वो अपन रिवीजन बैच में करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, क्लास 12th सीबीएसई का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और क्लास 12th आरबीएसई का रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे पास अच्छे नंबर से हुए हैं, अच्छे अंकों से हुए हैं, और हो सकता है किसी बच्चे के नंबर कम आए, तो शर्मिंदा होने की या मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज जो नए बैच के जो बच्चे हैं क्लास 12th में जो अभी एट प्रेजेंट है, उनसे मैं यही आशा करता हूँ कि जो लास्ट ईयर बच्चों ने रिजल्ट दिया उससे थोड़ा सा अच्छा और बहुत अच्छा करने की आप कोशिश करने वाले हो। अब हम जो बात करने वाले हैं वो पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं और पहले चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहली बात, अपन इस चैप्टर का आज केवल बेसिक्स करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। फिर अपन कंप्लीट एनसीईआरटी 1.1 1.2 जो भी आपके एग्जांपल्स वगैरह, जो भी आपके मिसलेनियस के क्वेश्चन है, सब अपन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। तो सबसे पहली बात, जो चैप्टर का नाम है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जैसा कि आपको लास्ट स्लाइड में, पीछे वाली स्लाइड में दिखा होगा, चैप्टर का जो नाम है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस। देखो, सीधी सी बात ये है कि रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर आपको क्या सीखना है, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, कि 1.1 के अंदर क्या आएगा, 1.2 के अंदर क्या आएगा, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं केवल आज के वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें आपको 1.1 कंप्लीट आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाली है, कंप्लीट आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर फिर भी किसी बच्चे की डाउट है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर का माइंड मैप। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसके अंदर केवल और केवल आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पर, सॉरी, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ने हैं, रिलेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब मेन बात ये आ रही है, कई बच्चे यहाँ पे 11th क्लास में, कई बच्चे हो सकते हैं कॉमर्स से बैकग्राउंड से हो, कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 11th में बायो लिया हो या और अदर सब्जेक्ट, या फिर हो सकता है क्लास 11th में ढंग से नहीं पढ़ा हो। तो उन बच्चों के सबसे मेन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आएगा, क्या सर हम डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ेंगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को सबसे पहले अपन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। अगर प्रीवियस क्लास से भी पहले पढ़ा है तो उससे भी अपन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो भी आपको चैप्टर मिलने वाला है। तो 1.1 में केवल आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं, जिसके अंदर जो टाइप्स है वो पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा आपका रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इन तीन रिलेशंस के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं केवल आज इस वीडियो के माध्यम से, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़े। और अगर जहाँ पे ये तीनों रिलेशन एक साथ में मिल जाते हैं वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, और क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, वो रिलेशन आपका हमेशा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसी के साथ अगर 1.2 की बात करें तो 1.2 के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की, लेकिन सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। और टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करने के लिए यहाँ पे अपने पास दो टाइप्स है मोटे मोटे, एक तो वन वन जिसको अपन कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, फिर उसके बाद में आता है ऑन टू जिसको अपन कहते हैं बाइजेक्ट सर्जेक्टिव, सॉरी, जिसको अपन क्या कहेंगे, सर्जेक्टिव फंक्शन।
और थर्ड आपके पास क्या आता है, वन वन एंड ऑन टू, मतलब दोनों साथ वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको अपन क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव फंक्शन पे। तो मैंने तो आपको ये सीखना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। उन चीजों को सीखने से पहले सबसे पहला टारगेट होगा रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ये कैसे सीखेंगे वो अपन बात करेंगे बात में एक बार। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसमें कुछ और टॉपिक है जो आपके एक्सरसाइज के अलावा दे रखे हैं, और वो टॉपिक कौन कौन से हैं उनकी और बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक आपके पास है, सबसे पहला टॉपिक है, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या फिर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर आपके पास दो फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन फंक्शन मतलब फोग या फिर गोफ, ये जो है वो कैसे डिफाइन होगा वो अपन सीखने वाले। फिर उसके बाद में एक लास्ट फाइनल टॉपिक आता है और वो आपका है इनवर्टिबल फंक्शन। कौन सा फंक्शन भी, इनवर्टिबल फंक्शन। अगर आप इनवर्टिबल फंक्शन सीख जाते हो तो यहीं से आपका जो अगला चैप्टर है एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ते हैं इनवर्स फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो, वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेन बात ये है कि इन्वर्टिबल फंक्शन सीख जाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारा डिस्कशन आप करना सीख जाओगे। अब सबसे पहले अपन बिना टाइम गवाए हुए इस चैप्टर का जो भी बेसिक अपने को पढ़ना है, माइंड में तो अपना क्लियर हो गया। 1.1 के अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन है, 1.2 के अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन है, उसके बाद में मिसलेनियस से जस्ट पहले आपको क्या पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं, और उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ना है। अगर ये चार टॉपिक अगर आपके क्लियर है तो इस चैप्टर का लगभग जो वेटेज रहेगा, लगभग जो है वो 3 नंबर का वेटेज रहेगा। 3 नंबर आप यहाँ से आसानी से कवर कर पाओगे। चलो बात करते हैं सबसे पहले रिलेशंस की। इसकी बात कर रहे हैं भाई रिलेशंस की, लेकिन रिलेशंस की बात करने से पहले सबसे पहले मैं क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स, और उसका एक टॉपिक पढ़ा था सबसेट, उसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 11th से अपन इसको रिलेट करने वाले हैं। अगर को रिलेट करके पढ़ोगे तब तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और अगर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन में चले गए, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, तब दिक्कत ही दिक्कत। तो देखो सेट्स पढ़ा था, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपने ये पढ़ा था कि अगर कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का, मतलब अच्छी तरीके से परिभाषित होगा वस्तु का कोई संग्रह, वही क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। फिर यहाँ पे एक मेन टॉपिक आया था सबसेट। सबसेट क्या होता है, सेट ए जो है वो सेट बी का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अगर ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर कंटेन करे, बी के अंदर कंटेन करे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन करे तब ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट ले रहा हूँ। अगर किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर एन, ये ध्यान रखना बस। अगर मान लो किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, सेट ए के अंदर लिखा मैंने 1,2, तो इसका मतलब सेट ए के अंदर अगर 1,2 लिखा है तो इसके जो सबसेट होंगे वो कौन कौन होंगे, एक तो 5 होगा, एक ए होगा, एक सिंगल 1 होगा, और एक सिंगल क्या होगा, 2 का। ये सारे सबसेट है। तो 2 की पावर 2 के अकॉर्डिंग निकालें तो टोटल इसके कितने सबसेट बन जाएंगे, आपके पास 4 सबसेट बन जाएंगे, जो अपन ने इस टाइप से। अब सबसेट के बाद में अपने पास एक टॉपिक और आया था जो अपन ने चैप्टर नंबर 2 में बात की थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके पास दो सेट थे, एक सेट ए था, एक सेट बी था। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया था, और इसमें जो एलिमेंट्स थे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में थे। पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट का था, और दूसरा एलिमेंट हमेशा कौन से सेट का था, दूसरे सेट का। अब मेन बात ये है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, चलो वो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अपन ने कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लिए, मैंने लिया 1,2 और दूसरा सेट मैंने ले लिया 3,4। अगर यहाँ पे मैं ए क्रॉस बी निकालने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1,3, फिर आएगा 1,4, फिर आएगा 2,3, और फिर आएगा 2,4। ये आपके पास कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 4 एलिमेंट आएंगे। 1,3, 1,4, 2,3 एंड 2,4।
4, ये आपके पास 4 एलिमेंट आने वाले। अब मेन बात ये है कि अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने होंगे? सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का भी अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है? 2 की पावर n। और अगर 2 की पावर n है तो इसके कितने सबसेट होंगे? टोटल 4 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? 4। ठीक है, 2 की पावर 4 हो जाएंगे। और 2 की पावर 4 का मतलब टोटल सबसेट कितने होंगे? 16 सबसेट होंगे। तो इसके टोटल जो सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, वो कितने होंगे? 16 सबसेट होंगे। और 16 अगर सबसेट है तो सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वही सारे के सारे आपके क्या होंगे? रिलेशंस होंगे। सीधी सी बात। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे आपके रिलेशन कहलाएंगे सेट ए से सेट बी पे। तो डेफिनेशन क्या आएगी? Every subset of Cartesian product A cross B is called the relation from set A to set B। तो set A से set B पे अगर रिलेशन निकालने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप A क्रॉस B निकालो, और A क्रॉस B के जितने भी सबसेट निकालने हैं, निकल सकते हैं जितने भी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं। बस सीधी सी बात। तो A क्रॉस B के जितने भी आपके पास सबसेट होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे? रिलेशन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक रिलेशन लिया, और रिलेशन के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1,3 और 2,4। सीधी सी बात है। अब मेन बात ये है कि अगर रिलेशन ये है तो क्या ये ए क्रॉस बी का सबसेट है क्या? देखो, पहला एलिमेंट इसका जो है वो इसके अंदर आ रहा है, 1,3 आ रहा है। फिर 2,4 जो है वो इसके अंदर भी और इसके अंदर भी आ रहा है। तो आर के जितने एलिमेंट है वो सारे ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ गया, रिलेशन हमेशा जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा? सबसेट होगा। हो सकता है इक्वल भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। इक्वल का मतलब ये पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाए, तो रिलेशन जो है वो सबसेट एंड इक्वल होता है किसके? ए क्रॉस बी के। तो रिलेशन इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट है वो सारे रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि यहाँ पे अपन सबसे पहले सीख लेते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि आरबीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है डोमेन और रेंज से। वैसे आपके क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, डोमेन क्या होता है? रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट की? फर्स्ट एलिमेंट, वो हमेशा किसके अंदर आता है? आपका डोमेन के अंदर आता है। तो जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बनेगा वो हमेशा किसके अंदर आएगा? डोमेन के अंदर। और जो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स बनेगा, तो क्या बनेगा भी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स बनेगा, वो हमेशा आपका किसके अंदर आएगा? रेंज के अंदर आएगा। छोटी छोटी बातें जो आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन बनाती है। तो डोमेन क्या होगा भी? जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बनेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का सेट कौन है? 1 और 2, तो डोमेन क्या आ गया? 1 और 2। सेकंड एलिमेंट का सेट बना तो 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ गया, कॉमा क्या आ गया? 4 आ गया। तो डोमेन और रेंज में क्या क्या आ गया? 1 2 आ गया, और क्या आ गया? 3 4। और एक यहाँ पे एक नाम और आता है, वैसे पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है? और कोडोमेन क्या होता है? आपका जो पूरा का पूरा सेट भी है, जो नेक्स्ट सेट है, आगे वाला सेट अगर सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है तो ये क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। अब मेन बात ये आती है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे हैं उनकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है। वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा हुआ है कि मान लो एक सेट ए है और सेट ए से ए पे डिफाइन, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो आपके पास क्या आएगा? ए क्रॉस आएगा। और ए क्रॉस ए के कितने सबसेट होंगे? सीधी सी बात है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है एन क्रॉस एन, तो इसके सबसेट होंगे 2 की पावर एन क्रॉस एन, मतलब इसके सबसेट होंगे 2 की पावर एन स्क्वायर। तो अगर आपको ये पूछ ले कि किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट है, और अगर खुद से खुद पे डिफाइन अगर रिलेशन पूछ ले, मतलब सेट ए से सेट ए पे डिफाइन अगर रिलेशन पूछ ले, तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर होंगे। ये आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ पे जो टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशन की अपन बात करें, क्योंकि सम हर रिलेशन के अंदर फाई जो होता है वो आपको हमेशा इंक्लूड मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर 5 को अपन हटा देते हैं तो जो टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशन है वो कितना आएंगे? 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज पर। अगर मान लो आपके पास 16 ऐसे रिलेशन है जो कंप्लीट रिलेशन है, तो टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने आएंगे? 16 - 1। क्यों? क्योंकि टोटल के अंदर से एक 5 को आपको हटाना पड़ेगा। अब 5 क्यों हटेगा? क्योंकि 5 जो है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ये आपको ध्यान रखना। 5 जो होता है वो हर सेट का क्या होता है?
सबसेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो रिलेशन तो हमेशा होते हैं, एक रिलेशन तो फाई होगा, ठीक है, जो क्या कहलाएगा, नल, या फिर क्या कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, मतलब कोई रिलेशन नहीं। और एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे एक रोज एक एलिमेंट आ जाए, वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, ठीक है। और इन्हीं रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ संबंध कहते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, रिक्त संबंध है, और ये आपका क्या है, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है। तो संबंध के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में लगभग यहाँ पे पढ़ लिया। मेन बात आता है कि अगर आपके पास टाइप ऑफ रिलेशन आ जाए, तो टाइप्स कौन कौन से हैं? मैंने पहले भी बताए थे, आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये मान लिया कि कोई रिलेशन है, वो सेट ए से सेट ए पे डिफाइन, और जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे भी, ए कोमा बी, और ए और बी दोनों एलिमेंट किसके हैं, सेट ए, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं, और वो एलिमेंट किसका मान लिया अपन ने, सेट ए का। अगर सेट ए के हर एलिमेंट के लिए अगर ए कोमा ए किससे बिलोंग करे, आर से, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, तब वो रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बनेगा, यदि सेट ए के हर एलिमेंट में खुद का रिलेशन किसके साथ में हो, खुद के साथ में हो, तब वो रिलेशन हमेशा क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, समतुल्य संबंध। कौन सा संबंध कहते हैं भी, समतुल्य संबंध कहते हैं। संबंधों के प्रकार में सबसे पहला जो है वो समतुल्य रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर सेट ए के हर एलिमेंट के अंदर अगर रिलेशन ए के साथ में मिलता है, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्सिव या समतुल्य। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेट ए के अंदर मेरे पास है 1 2 3 4, अगर इस रिलेशन के अंदर जैसे 1 1 है, 1 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, और 2 2 भी होना चाहिए। अगर ये सारे एलिमेंट है, 1 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, 4 का 4 के साथ में, तब ये रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है, या तो आप ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर से डिनोट करो, या तो आप क्या करो, ए कोमा ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है, या फिर आप डिनोट करो ए रिलेट कर रहा है किससे, ए से, या तो आप रिप्रेजेंट करो ए कोमा ए, जो एलिमेंट है वो किसका, रिलेशन का है, सीधी सी बात है, या फिर आप बिलोंग्स करवा के न दिखा रहे हो, आप ये दिखा दो कि ए जो है क्या वो खुद ए से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर ए आर ही आएगा, तब तो हमेशा क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव, लेकिन कंडीशन ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सम्मित संबंध। कौन सा संबंध भी, सम्मित संबंध। अब यहाँ पे अपन दो एलिमेंट लेते हैं, पहला एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट, दोनों एलिमेंट किसके है, सेट ए। अब अगर आपके पास ए कोमा बी जो है वो अगर आर से बिलोंग करता है, तब हमेशा बी कोमा ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, तब हमेशा बी का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, ए के साथ में होना चाहिए, तब आपका हमेशा ये रिलेशन क्या बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, सममित। अगर एक का रिलेशन दो के साथ में, तब हमेशा दो का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, एक के साथ में होना चाहिए। ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। लास्ट एक फाइनल आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, और ट्रांजिटिव रिलेशन में कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर ए का बी के साथ में रिलेशन है और बी का सी के साथ में रिलेशन है, तब हमेशा ए का रिलेशन किसके साथ में होना चाहिए, सी के साथ में होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है, बी का सी के साथ में, तभी आपको आगे चेक करना है कि क्या ए का रिलेशन सी के साथ में है क्या, अदरवाइज आपको चेक नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 का रिलेशन 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, तो ये क्या है, सिमेट्रिक तो है, सममित तो है। लेकिन क्या 1 का 1 के साथ में है क्या, तो 1 का अगर 1 के साथ में है, तब हमेशा ये क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा, संक्रामक संबंध बनेगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध बनेगा, संक्रामक संबंध बनेगा। अब मेन बात ये आती है, जैसे मान लो अगर 1 का रिलेशन 4 के साथ में, 2 का रिलेशन 5 के साथ में, और 3 का रिलेशन 6 के साथ में, तो देखो ए का रिलेशन तो बी के साथ में है, लेकिन क्या बी का किसी और के साथ में है क्या, नहीं। तो एक कंडीशन तो, लेकिन दूसरी नहीं है। फिर ए का बी के साथ में, लेकिन बी का किसी और के साथ में नहीं है, 5 का किसी और के साथ में नहीं। ऐसे ही 3 का 6 के साथ में, लेकिन 6 का किसी और के साथ में है नहीं।
तो इसमें ए का बी के साथ में है, लेकिन बी का कभी भी सी के साथ में नहीं मिल रहा, तब भी आपको आगे कभी चेक नहीं करना, तब भी इस केस में ये रिलेशन हमेशा क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एक इसकी और डेफिनेशन आती है, या फिर ऐसे याद रख लो, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, और बी कोमा सी बिलोंग्स नहीं कर रहा है किससे, आर से, तब हमेशा ए कोमा सी भी बिलोंग्स नहीं करना चाहिए किससे, आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का सी के साथ में नहीं है, तब कभी भी ए का रिलेशन किसके साथ में नहीं होना चाहिए, सी के साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो गया तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर सेम ऐसी कंडीशन है तब ये कभी भी आपका, सॉरी, हमेशा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो, जो सेट ए है या एलिमेंट ए है, उसके अंदर ए को आपने मम्मी लिया, बी को आपने पापा लिया, ठीक है, और सी को आपने आपके फूफा जी ले लिया। आपकी मम्मी का रिलेशन बना पापा जी के साथ में, और पापा जी का रिलेशन फूफो जी के साथ में शादी के टाइम अच्छा था। और अगर शादी के टाइम पापा जी का रिलेशन फूफो जी के साथ में अच्छा था, तो सीधी सी बात है, मम्मी का रिलेशन भी फूफो जी के साथ में होगा, अदरवाइज नहीं होगा भी। तो मम्मी का रिलेशन पापा के साथ में था, और पापा जी की शादी में फूफा जी आए थे, तो मम्मी का रिलेशन किसके साथ में हो गया, पापा के साथ में हो गया। तो ये रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। दूसरा केस, मम्मी का रिलेशन आपके पापा के साथ में, लेकिन पापा जी की शादी में फूफो जी नाराज हो गए, और फूफो जी नाराज हो गए, तो पापा और फूफो जी का रिलेशन बिगड़ गया। जैसे ही रिलेशन बिगड़ा, तो क्या मम्मी का रिलेशन कभी फूफो जी के साथ में बन पाएगा, क्या कभी नहीं बनेगा। तो इसको मम्मी का रिलेशन भी किसके साथ में नहीं होना चाहिए, फूफा जी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है। तो अगर ऐसा काउंटर एग्जाम्पल आप देख के चलोगे, तब तो चीजें आसान है, वरना चीजें अपने आप ही टफ हो जाएगी। तो मम्मी का पापा के साथ में अगर रिलेशन है और पापा का फूफा के साथ में है, तब हमेशा मम्मी का भी फूफो जी के साथ में होना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो आगे भी नहीं होना चाहिए। अब मेन बात यहाँ पे ये आती है कि अगर ये तीनों केस मिलते हैं, अगर ये तीनों केस मिलते हैं किसी भी रिलेशन के अंदर, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तब वो रिलेशन हमेशा आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। कौन सा रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको अपन क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई रिजल्ट आता है जिसमें इक्विवेलेंस आ जाए, तो इक्विवेलेंस का मतलब आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, और आर आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब अगर कोई भी रिलेशन आपके पास से तुल्यता है, तो समतुल्य भी है, सममित भी, और क्या, संक्रमण। तो तीनों केस अगर एक साथ में आ गए, तो वो रिलेशन हमेशा क्या बनेगा, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, जैसे खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट एक रो से, ये रिलेशन जो होगा वो यूनिवर्सल होगा भी, सार्वत्रिक होगा, और ये हमेशा आपका क्या बनेगा, सीधी सी बात है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मोटी मोटी अपन ने यहाँ पे बात की केवल रिलेशन के बारे में, इसके बारे में बात की है, रिलेशन के बारे में। तो अपन इस चैप्टर को, या जितने भी चैप्टर उनको पार्ट वाइजली पढ़ने वाले, धीरे धीरे, अपने पास बहुत टाइम है, तो धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 40 मिनट, 50 मिनट, या लास्ट मैक्सिमम 1 घंटे के वीडियो के माध्यम से अपन इन वीडियो को दो दो पार्ट में, तीन तीन पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ तक आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बेसिक जो था काम आने वाला है, वो अपन ने पढ़ लिए। अब यहाँ पे कुछ आईआईटी जेई के लिए कुछ रिजल्ट होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 की पावर n² माइनस एड, नंबर ऑफ सिमेट 2 की पावर n इंटू n+1/2, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बेल एन वगैरह। तो ये सारे अपने सिलेबस में नहीं है। अपने को बस एक बार इतना ही देखना है कि सिलेबस में अपने क्या क्या है, और कंप्लीट एनसीईआरटी कैसे अपने को पढ़नी है। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर अपन बात करेंगे रिवीजन के अंदर जो भी एडिशन क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर पीवाईक्यू, जो भी पीवाईक्यू आए हैं उनके अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रिलेशन छोटा सा आप ये और देख सकते हो कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और देख सकते हो, जिसको अपन क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में तत्समक संबंध, इधर देख लो, तत्समक संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं भी, तत्समक संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट ए का रिलेशन केवल सेट ए के एलिमेंट के हर एलिमेंट के साथ में होना चाहिए, केवल और केवल। फॉर एग्जांपल, अगर ए का रिलेशन ओनली ए के साथ में मिलता है, तब तो वो रिलेशन हमेशा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं कहलाता। जैसे यहाँ पे बात की थी, ये रिलेशन था रिफ्लेक्सिव, लेकिन अगर इसमें 1,2 नहीं होगा, तब ये हमेशा क्या बनेगा, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब केवल और केवल ओनली ए का रिलेशन किसके साथ में हो, ए के साथ में हो, तब वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है,
आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात है, जो आइडेंटिटी होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे एसिलेशन एंड रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। जो भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन जो भी रिफ्लेक्सिव हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्या बने, आइडेंटिटी बने। तो ये एक रिजल्ट है, आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्या दे रखा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है, और धीरे धीरे आपको 1.1 भी मिल जाएगी, 1.2 भी मिल जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस आपका एक ही काम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के साथ में आपका यही काम है कि पहला काम तो जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं वो हमारे पास जुड़ पाए, और बैच जो है वो आपका रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और टारगेट रहेगा अपना 100 ऑफ 100। अगर 100 ऑफ 100 आप अचीव कर पाते हो तो आप बहुत अच्छे हमारे साथ जुड़े हो। हम ये मानते हैं कि आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की है, मेहनत सभी करेंगे, लेकिन आपने हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा मेहनत। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, और अल्फा मैथ्स क्लासेस के साथ में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।